जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ रहेंगे और मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहेंगे पीडीयूएनआई पीपीडी न्यू दिल्ली की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम और सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर महोदय आदरणीय रमेश पांडे सर। आप सभी प्रतिभागियों का मैं एक बार फिर से सीआरसी लखनऊ के इस वेब संगोष्ठी के पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वेबिनार 12 बजे से स्टार्ट होना है और अभी 2 मिनट शेष हैं और सीआरसी लखनऊ अपने निर्धारित समय से ही अपने प्रोग्राम कंटिन्यू स्टार्ट करता रहा है। हमारे साथ में आदरणीय संतोष कुमार सर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय संतोष कुमार सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं सीआरसी लखनऊ की ओर से। सर के बारे में बताना चाहूंगा कि सर सीनियर पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। सर डायरेक्टर चेतना फाउंडेशन बसंत विहार न्यू दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डायरेक्टर के रूप में। सर सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं यूएसए से और सर्टिफाइड ब्रेन जिम 101 यूके से सर्टिफाइड हैं आप। तो सर का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर के विषय में बताना चाहूंगा कि आप लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में और सर हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स बाय एसडब्ल्यूटी यूएसए, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड इन ब्रेन जिम 101 बाय ब्रेन जिम एसोसिएशन यूके, सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट बाय यूएससी यूएसए। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें आज सर के इस लेक्चर में देखने को मिलेगा और निश्चित ही हम कुछ नया यहाँ से सीख के जाएंगे, जैसे कि हम एडीएसडी चिल्ड्रन के ऊपर और जो हमारे ऑटिज्म चिल्ड्रन हैं उन सभी बच्चों को उन सभी को एक अच्छा उपचार दे पाए। मैं एक बार फिर से सीआरसी लखनऊ की ओर से सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सर से आग्रह करता हूं सर, आज हमारे बीच में हमारे निदेशक सर नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि एक मिनिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से वो व्यस्त हैं। तो मैं आज सर का स्वागत मैं ही कर रहा हूं और सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर प्लीज आए और आज अपनी विशेषज्ञता से हम सभी को अभिभूत करें और जिससे कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीख के यहाँ से जाएं। आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सर। धन्यवाद विकास जी, इतने सारे परिचय कराने के लिए। धन्यवाद सारे सीआरसी की टीम को जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके लिए एक वेबिनार में एज ए स्पीकर कुछ अपना शेयर कर सकता हूँ, नॉलेज शेयर करूँ बेसिकली। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैन वी स्टार्ट नाउ विकास जी? यस सर। ओके, थैंक यू। सबके लिए विजिबल है शेयरिंग? यस सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत बड़ी लड़ाई की टॉपिक है। बेसिकली मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हूँ, क्लिनिक में काम करते हैं। ये रोज की लड़ाई का एक मुद्दा है। एजुकेटर्स बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, एबी थेरेपिस्ट बोलेंगे कि नहीं ये तो सेंसरी है,
और आप जब ओटी के पास जाते हैं, ओटी कहेंगे नहीं नहीं ये तो बिहेवियर है, और ये बॉल जो है ना इधर से उधर एक दूसरे के कोर्ट में घूमता रहता है और पेरेंट पीछे परेशान होते रहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने खुद एक वर्कशॉप अटेंड किया था, वो ऑलमोस्ट 4 डेज का था, और कई बार मैं इसको छोटे मोटे टुकड़े में कई बार प्रेजेंट भी कर चुका हूँ, बट बार बार ये इशूज जो है ना हर जगह दिखती है, तब भी ये हर बार टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इज इट बिहेवियर और इज इट सेंसरी। कोई बच्चा कुछ कर रहा हो बिहेवियर है या सेंसरी है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ देता हूँ आपको, फिर कुछ केस के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल सी बात है कि बिहेवियर, आखिर कोई बिहेवियर हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ पाने के लिए, या कुछ अवॉइड करने के लिए, एस्केप करने के लिए। तो कुछ पाने के लिए हम कुछ बिहेवियर करते हैं। तो बिहेवियर जो हम करते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस होता है। अब या तो सोशल एंड कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, या अपने अंदर के नीड को हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इंटरनलाइज या सिस्टमिक, कुछ भी अंदर दर्द हो रही है, पेन हो रही है या भूख लग रही है, वो बॉडी के अंदर से आ रही है, तो उस इनपुट को हम बताने के लिए कुछ भी जो है हम बिहेवियर करते हैं। तो ऑब्टेन, कुछ पाने के लिए। यूजुअली जो सोशल एंड कम्युनिकेशंस में जो सेगमेंट है वो अटेंशन है, एंड नीड और वांट, कुछ चाहिए आपको या कुछ अटेंशन चाहिए। तो ये मेजर पार्ट होता है जिसके लिए हम कोई बिहेवियर करते हैं या कोई भी नेचर हमें देखा जाता है। दूसरे साइड से जो है इंटरनलाइज्ड और सिस्टमिक, जिसमें यूजुअली सेंसरी इनपुट होता है कि जब कोई इनपुट बॉडी में आ रही है, किसी ने आपको टच कर लिया, किसी ने आपको पिंच कर लिया, देन यू आर रिएक्टिंग। तो उसी तरह से प्रोडक्टिव होता है, कुछ अंडर रिस्पॉन्सिव हो, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं स्टिमुलस को, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप रजिस्टर कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो, या आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपका एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ गया है, एराउजल लेवल पूरा बढ़ा हुआ है, प्लेजर और पोस्टल टोन, सब। और नॉन प्रोडक्टिव साइड में क्या है, अपने आप से आप स्टिमुलेट हो रहे हैं, सेल्फ स्टिमुलेशन। हमें नहीं समझ में आता कि बच्चा क्यों खुश हो रहा है, क्यों कूद रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो वो चीजें जो है उसको हम सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर कहते हैं। जो हम लोग कई बार कहते हैं कि वर्बल स्टिमिंग, विजुअल स्टिमिंग कर रहा है बच्चा, या वर्बल स्टिमिंग कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, तो ये सारे नॉन प्रोडक्टिव में से आते हैं। या कोई धागा लेके बच्चा खेल रहा है, तो दिस आर द सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर। या कमरे में एक किनारे से दूसरे किनारे दौड़ रहा है, ये सारा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। तो ऑब्टेन समथिंग, कुछ पाने के लिए ये सारी चीजें आप कर रहे हो, उसके लिए ये जो नीचे चीजें हैं ये बेसिकली उसका इंटरवेंशन है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। बट मैं जस्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि आप या कोई भी कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है। मैं आज कुछ कर रहा हूं और आप कुछ कर रहे हो, दोनों के पीछे एक रीजन है। वी हैव टू ऑब्टेन समथिंग, हमें कुछ पाना है। आप अपने नॉलेज पाना चाहते हो, मैं भी लर्निंग पाना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस पाना चाहता हूँ आपके साथ शेयर करके। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से ऑब्टेन करते हैं। तो बिहेवियर या कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे एक रीजन है ऑब्टेन करना। दूसरा रीजन जो है आपको कुछ भी पाने के लिए, वो अवॉइड करना या एस्केप करना। या तो हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं या बचने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन में यहाँ पे अटेंशन, अब वंस अगेन जो है अटेंशन को से दूर जाना है किसी को, ठीक है, या नेगेटिव अटेंशन पाना है, मतलब स्केप करना, बचना है। जैसे कोई नया बंदा आ गया, न्यू सिचुएशंस में है, तो उससे बचने के लिए भी बिहेवियर आता है बच्चों में, ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे टास्क, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, कोई टास्क से बचना है। हम लोग रोज कहते हैं कि यार बच्चे को स्विंग नहीं करना, बच्चा लिखना नहीं चाहता है, उसके लिए बच्चा वॉमिट कर देगा, आपको स्पिट कर देगा, पिंच करेगा, फाइट करेगा, स्क्रीम करेगा, रोएगा, जमीन पे लेट जाएगा। ये सारा चीज जो है वो टास्क को नहीं करने की। कोई ऑब्जेक्ट उसको पसंद नहीं है, कई बच्चे को डर होता है बॉल से, हम बॉल पे ले जाना चाहते हैं तो वहां से रिएक्ट करता है। कुछ एक्टिविटी नहीं पसंद है किसी बच्चे को, तो ये जो है अवॉइड करने के लिए भी बिहेवियर हमें दिखता है। दूसरे साइड जो अवॉइडेंस में, जैसे सेंसरी अवॉइडेंस, सेंसरी अवॉइडेंस में क्या होता है, ओवर स्टिमुलेटिंग, मतलब कोई भी चीज आपको ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे कई लोग अपने कान बंद कर लेते हैं बच्चे, कई बच्चे आंख बंद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को स्मेल से प्रॉब्लम होता है। हम लोग कई बार बहुत कॉमनली डिस्कस करते हैं ऑटिज्म के बच्चों में कि उनको टॉयलेट में प्रॉब्लम होता है। हमें लगता है कि वो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन आप जब पेरेंट्स से बात करोगे आउटसाइड द टॉयलेट, वो टॉयलेट कर लेंगे, रूम में, कमरे में, किनारे में खड़े होके, बालकोनी में खड़े होके वो कर लेंगे। बट वही बच्चा टॉयलेट के अंदर जाके नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो अवॉइड करना चाहता, हो सकता है वो स्मेल्स को अवॉइड करता है। कितना भी आप बेटर मेंटेन करें बाथरूम को, बट वो क्लोज इन्वायरमेंट है और बड़ा रूम में या बालकनी में खड़े होकर वो स्टूल पास कर रहा है, तो उसको स्मेल उतना नहीं आ रहा है। तो हो सकता है स्मेल के लिए वो डिफेंसिव हो या अवॉइड कर रहा हो। साउंड को अवॉइड करने के लिए कान बंद करते ही हैं बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चा विड्रॉ करना चाहता है।
ओवर काउंटर से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, किसी ने प्रेजेंट प्रेस करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन गायब हो गया सर, रिज्यूम प्रेजेंटेशन कर दें सर, सॉरी सर। गोइंग ऑन ऑलरेडी, आई थिंक सो, शेयरिंग चल रही है, आई होप सो। रिज्यूम प्रेजेंटेशन करना होगा सर, प्रेजेंटेशन चला गया है सर, रिज्यूम प्रेजेंटेशन। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि सर ओके, किसी ने क्लिक कर दिया होगा प्रेजेंटेशन पे। सर का प्रेजेंटेशन पिन कर ले ताकि प्रेजेंटेशन आपके सामने से ना हटे। ठीक है, यस सर, यस सर, विजिबल नाउ। तो जब हम स्केप की बात करते हैं तो कई बार बचने के लिए, एक तो है कुछ ऑब्टेन करने के लिए, दूसरा है कि स्केप करने के लिए। तो सेंसरी में जो हम एग्जांपल अभी आपको बताते हैं, टॉयलेट को लेकर या स्मेल को लेकर बचना चाहते हैं, कुछ स्मेल पसंद नहीं होता, हम और आप भी बहुत सारे स्मेल से भागना चाहते हैं, तो दैट इज द अवॉइडेंस, अवॉइडेबल बिहेवियर है हमारा। उसी तरह सिस्टेमिक विसरल है कि आपको पता है कि ऐसे करूंगा तो मुझे कहीं पेन होगा या कोई बीमारी होगी, या आपके जब पेट में दर्द होता है तो आप किसी एक पोस्चर में लेट जाते हैं सिर्फ उस दर्द से बचने के लिए कि भाई अगर मैं हिलूंगा तो मेरा दर्द बढ़ जाएगा। वो पेन और डिस्कम्फर्ट से आप बचने के लिए, भूख लगी होती है तो अपने आप को आप डाइवर्ट करते हैं या कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं कि जब तक खाना बन के नहीं आता तक आप अपने आप को रोक के रखते हैं। तो ये सब जो है अवॉइडेंस बिहेवियर है, स्केप बिहेवियर है, जब आप कोई चीज से बचने के लिए करते हैं। तो दो चीज है रीजन कोई बिहेवियर करने का, पहला है टेंशन एंड सेकेंडरी सॉरी ऑब्टेन, कुछ पाने के लिए, दूसरा है कुछ चीजों से बचने के लिए, अवॉइड करने और स्केप करने के लिए। और इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज हैं, तो मैं इसलिए जस्ट यहाँ ब्लैंक कर रहा हूँ क्या उस थ्योरी की आप जब डिस्कस करोगे आगे तो हर थ्योरी अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा नॉलेज है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन है किसी चीज को लेकर, ठीक है। जैसे सिंपली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिहेवियर। अब पर्पस ऑफ द बिहेवियर, अगर कोई विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है, अगर आप किसी ओटी से पूछोगे वो कहेगा विजुअल इनपुट सीख कर रहे हैं। आप एबीए थेरेपिस्ट या कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो कहेंगे कि ये तो सिंपली एक बिहेवियर है टू एस्केप फ्रॉम द एक्टिविटीज, काम नहीं करना इसलिए करते हैं। आप उसको हर हाल में काम कराओ, ऑटोमेटिकली ये बिहेवियर चला जाएगा, ये बिहेवियर है अपने आप में। किसी और से बात करोगे तो बात आएगी कि लर्निंग में कहीं डिफिकल्टीज है, उसने लर्न नहीं किया है, उसका टास्क जो है लर्न नहीं किया था टास्क, तो उस टास्क से बचने के लिए वो कर रहा है। तो देयर द पर्पस ऑफ द बिहेवियर। हम सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द बिहेवियर। तो बहुत सारे थ्योरी के हिसाब से बहुत तरह की चीजें आती है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज एंड द फैक्टर्स दैट आर रीइंफोर्सिंग द बिहेवियर। तो उस बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है और कौन सा ऐसा कारण है जिससे वो बिहेवियर बढ़ रहा है। कई बार हम सब एक छोटी सी गलती करते हैं अपने प्रैक्टिस में, बच्चा रोएगा, क्रैंकी होने लगेगा, हम उसको झूले पे ले जाते हैं कि नहीं इसको झूला चाहिए, बट वो बच्चा कहीं ना कहीं वो पैटर्न डेवलप कर लेता है कि मैं रोऊंगा मुझे झूला मिलेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। हमें झूला देना था, उसके रोने से पहले दे देना था, बट रोने के बाद दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम उसको क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो कई बार अननोटिसिंगली हम रीइंफोर्स करते हैं, हमारे ध्यान में नहीं होता और हम रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कई सारा बिहेवियर। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, बच्चा क्यों कर रहा है, और कोई ऐसा चीज तो नहीं जिससे हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। और प्रॉपर डेवलप इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को एड्रेस करने के लिए अब डेवलपमेंट इंटरवेंशन पैटर्न जो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि आप अनटिल आप इंटरवेंशन पे जब तक आप उसका अंडरलाइन प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे, रीजन क्या है। अगर सेंसरी रीजन है तो सेंसरी नीड फुलफिल करना पड़ेगा, अगर स्केप है तो स्केप ब्लॉक करना पड़ेगा, या कुछ चाह रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। तो एड्रेस द अंडरलाइन प्रॉब्लम फर्स्ट, उसके बाद आती है इलिमिनेट और रिड्यूस द बिहेवियर। जो भी बिहेवियर है उसको एलिमिनेट कर दिया या रिड्यूस या कम करिए, एंड इंप्रूव द चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन। जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो बेटर परफॉर्म करे। तो इस इन्वायरमेंट को बेसिकली हमें इस प्रोग्राम को मल्टीपल इन्वायरमेंट में टेस्ट करना चाहिए या सिचुएशंस में डाल के देखना चाहिए, बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी वो जनरलाइज होगा। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होता है हमसे, ठीक है। अब इसमें कंपीटिंग थ्योरीज क्या है कि ऑफन द थेरेपिस्ट विल चूज बिटवीन कंपीटिंग दैट ऑफन ऑफर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। जैसे कि सबसे कॉमन ही इशूज है कि सेंसरी का व्यू या ओटी का व्यू अल्टरली डिफरेंट है, वहीं एबीए या बिहेवियर पे जो काम करते हैं उनका व्यू डिफरेंट है। जो बिहेवियर पे काम करते हैं उनके लिए हर कुछ बिहेवियर है, चाहे आप सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे आप सेंसरी सीख कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दीज आर ऑल आर द बिहेवियर। उनके हिसाब से बिहेवियर है, और बिहेवियर में जो है आप रीइंफोर्स कर दो, चाहे विड्रॉ कर लो रीइंफोर्समेंट, या रीइंफोर्स कर दो पॉजिटिव या नेगेटिव दे दो, और उससे आप उसको सेव कर लो। बट जब अगर ओटी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि हर बिहेवियर के पीछे कहीं कहीं स्किल डेफिसिट है, तो हमें वो स्किल पे काम करना है। चाहे वो सेंसरी प्रोसेसिंग में डिफिकल्टीज हो,
चाहे उसमें बेसिक स्किल्स में कहीं कोई दिक्कत हो। और स्किल डेफिसिट है इसलिए वो एस्केप कर रहा है, या स्किल डेफिसिट है इसलिए वो ये बिहेवियर्स कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें स्केप हो रही है और हमें ये देखने की जरूरत है कि कहाँ क्या डिफर कर रही है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल से डिफरेंट थ्योरीज है, सबके अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, ठीक है। और सिंगल क्लिनिकल सिचुएशंस में कई थ्योरी भी हम यूज करते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो जस्ट मैं ब्रीफ ही कर रहा था कि बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है और सेंसरी इंटीग्रेशन क्या कहती है। यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। अगर आप बिहेवियरल थ्योरी की बात करो तो चेंजेस बिहेवियर विदाउट रिगार्ड्स टू इंटरनल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि उसमें साफ कहता है कि आप रीइंफोर्स करो और सेव कर लो बिहेवियर, उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्यों है, ब्रेन में क्या हुआ। बिहेवियरल प्रिंसिपल का पॉलिसी यही है कि एनीथिंग कैन बी लर्न, एनीथिंग कैन बी अनलर्न। कुछ भी आप सीख सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्सर, ठीक है। तो दैट इज द लर्निंग पार्ट। एंड मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन इन रिलेशन टू द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक कॉन्सिक्वेंसेज जुड़ा हुआ है कि ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो ये यहाँ पे मोटिवेशन है कि भाई इसके कारण ये हो रहा है तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट बिहेवियरल थ्योरी जो है इस पॉलिसी को फॉलो करती है। वहीं आप सेंसरी इंटीग्रेशन में जाओगे तो फंक्शन ऑफ इंटरनल सीएनएस प्रोसेस, यहाँ हम जो वर्क करते हैं वो ये सोच के वर्क करते हैं कि कहीं कहीं सीएनएस को हम ट्रेन कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसका इंपैक्ट जो है उसके लर्निंग पे या उसके फंक्शंस पे आएगा। और जो यहाँ मोटिवेशन या जो थ्योरी हमारी कहती है इननेट ड्राइव, अल्टीमेटली चाइल्ड हैज टू अडैप्ट। हमने बाहर से उसको कंडीशन कर रहे हैं, उससे बेटर है कि अंदर से ब्रेन अपने आप को कंडीशन करे कि वो अपने हाइपर एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करे, कैसे चैनलाइज करे अपनी एनर्जी को, कैसे फोकस इंप्रूव करे। तो ये दोनों थ्योरी के बीच में डिफरेंसेस हैं। बिहेवियरल का मेजर फोकस जो है एक्सटर्नल कंट्रोल है, बिहेवियर मैनेजमेंट सेंटर्स ऑन द सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। और ये एजेंट कहाँ, आउटसाइड द चाइल्ड्स कंट्रोल, क्योंकि आप दे रहे हो, बाहर से दे रहे हो, रिवार्ड आप दे रहे हो, आपके थ्रू मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी दे रही है उनको, पनिशमेंट भी कोई थर्ड पार्टी दे रही है। तो एक्सटर्नल कंट्रोल पे ये पूरा डिपेंड करता है। और जब आप सेंसरी की तरफ जाते हो तो ये पूरा जो डेवलप है ये डिपेंड करता है चाइल्ड्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज हिज ऑन बिहेवियर। हम कहते हैं कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन पे डिपेंडेंट है, वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा। वील जस्ट क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें वो पार्टिसिपेट करे, खुद को ऑर्गेनाइज करेगा और खुद कंट्रोल करेगा। तो वो हमें क्रिएट करना सिचुएशन, जहां से इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं और चाइल्ड डायरेक्टेड एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, जिससे वो सक्सेसफुल होता जाए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखते जाए। तो दोनों का ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि मास्टर एक्स, एक बच्चा है हमारे पास जो डायग्नोज है बेसिकली डिलेड डेवलपमेंटल स्पीच और ऑटिज्म कह सकते हो आप, ठीक है। अब जब वो रेफर होता है हमारे पास तो उसमें जो चीजें दिख रही है वो मोटे मोटे ये दिख रहा है कि लीकिंग है, वो लीक करता है हर कुछ को। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, दरवाजा जोर से पटक देना, हिटिंग ऑब्जेक्ट या थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स, दूसरे को धक्का देना, पोक करना, एंड टचिंग इनएप्रोप्रिएटली सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को इधर उधर टच करना या दूसरे को टच करना। तो ये मोटे मोटे प्रॉब्लम लेकर कोई हमारे पास आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बिहेवियर है कि सेंसरी है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कुछ मोर अल्टरनेटिव फॉर सेंसरी डाइट सजेस्ट कर दूं जिससे वो चीजें चेंज हो जाए, जैसे वो सेल्फ अपने आप को टच कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। डेवलप अ मोर कंसिस्टेंट अप्रोच टू सपोर्ट हिम, एक कंसिस्टेंट अप्रोच बना दो जिससे कि वो ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखे। इन आइडिया टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर, यहाँ अनवांटेड बिहेवियर जैसे कि टचिंग अदर्स है, पुशिंग अदर्स है, तो वो ऑकवर्ड हो रही है, तो वो कम से कम आइडिया टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए कहते हैं। और इंगेज इन पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। तो ये मेजर एक्सपेक्टेशंस है उनका। पहला एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको कोई सेंसरी डाइट बना दो जिससे वो करे तो बच्चा शायद काम डाउन हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। सेंसरी, इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि वो सेंसरी नीड के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरा, डेवलप अ मोर कंसिस्टेंट अप्रोच टू सपोर्ट हिम। कंसिस्टेंट अप्रोच करने का मतलब अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है, जो रूट है, वहां आप करेक्ट करिए उसको। वही तीसरी तरफ है कि आइडिया टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर, मतलब कि आप ऐसा कुछ आइडिया बता दो जो अनवांटेड बिहेवियर है, जो हमें पसंद नहीं है, वो डिक्रीज हो जाए, वो कम हो जाए। और उसके कम होने से क्या होगा, तो एंगेज इन पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी, जो डे टू डे हमारा एक्टिविटीज है उससे बच्चा जो है पर्पसफुली एंड मीनिंगफुली एंगेज हो जाए अपने आप को। अब व्हेन डू द बिहेवियर हैपन, जब आपके पास आता है ये ऑप्शन की ये प्रॉब्लम है, ये केस स्टडीज है आपका, लीकिंग है, उसके बाद डिस्ट्रक्शंस है, एग्रेशन है, टचिंग इनएप्रोप्रिएटली है, ठीक है। और इस पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तो एक सेंसरी डाइट दे दो या कंसिस्टेंट अप्रोच या
अनवांटेड बिहेवियर्स डिक्रीज हो जाए, या पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करने लगे, इंगेज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन डू द बिहेवियर हैपन, ये बिहेवियर होता कब है, कैसे होता है? व्हेन ही इज एंग्री और कांट कम्युनिकेट व्हाट ही वांट्स, जो इसे चाहिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, क्योंकि अभी आपको मैंने हिस्ट्री में बताया कि चाइल्ड जो है नॉन वर्बल है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो ही इज एंग्री और कांट कम्युनिकेट व्हाट ही वांट्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, उतना वर्बल नहीं है। या दूसरा चीज करें व्हेन आउट ऑफ रूटीन, या उसका रूटीन में कोई चेंजेस आ रहा तब, या ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर इज लिटिल स्ट्रक्चर, यानी थोड़ा आप स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हो, रूटीन में डालने की कोशिश, ड्यूरिंग टाइम व्हेन नॉट इन अ पर्पसफुल एक्टिविटी में नहीं है और फ्री टाइम है, बट आप उसको स्ट्रक्चर चाह रहे कि वो वेट करे या कहीं बैठे, यानी कि आप सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए उसको परमिशन नहीं दे रहे, तब बिहेवियर आ रहा है। या व्हेन ट्राइंग टू ब्रेक कंपल्सन्स, मतलब कुछ वो बार बार, कई बार आप बच्चों को देखोगे वो लिखता रहेगा, अटेंडम उठेगा जाके वॉल टच करके आएगा, तो कंपल्सन्स कहीं कहीं उसके अंदर अपने एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए होता है बच्चों में। आप उसे कंपल्सन को रोकना चाहोगे तब वो बिहेवियर थ्रो कर रहा है। या वर्बली लाउड व्हेन इन क्राउडेड एनवायरनमेंट्स, या वो लाउड हो जाता है किसी क्राउडेड एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, जहां 10 लोग हैं वहां जाके बिहेवियर आ रही है। तो बिहेवियर कहाँ आ रही है? अगर वो एंग्री है या अपने आप को कम्युनिकेट नहीं, बता नहीं पा रहा आपको कि मैं क्या चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं या करना चाहता हूं, या व्हेन आउट ऑफ रूटीन, वो अपने रूटीन में नहीं है, आप उसके रूटीन से उसका चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। या थोड़ा बहुत आप स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो तब जब वो फ्री टाइम है, व्हेन नॉट इन अ पर्पसफुल एक्टिविटी, तब वो कुछ नहीं कर रहा है, जैसे आप उसको पढ़ा रहे हो और पढ़ा के आपने छोड़ दिया, बट छोड़ दिया तो आप नहीं चाहते वो कमरे में इधर उधर भागे, तो आप वहां उसको स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो तो वहां बिहेवियर थ्रो कर रहा है। या आप उसे कंपल्सन बहुत कॉमन है बच्चों में कि इसी पैटर्न में चीजें करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, तो आप उसको ब्रेक करना चाह रहे हो। कई बार वो अरेंज करे, जैसे आप कंपल्सन है उसके बार बार कार को अरेंज करेगा, बार बार घर में जाके आपका जो स्लीपर्स है, शूज है, उसको एक ही सीक्वेंस में लाइन में लगाएगा। अब लोगों को तो अपने जूते चप्पल पहन के बाहर जाने हैं, बट आप उसमें से कोई अपना जूता निकाल लोगे, चप्पल निकाल लोगे, वो चिल्लाने लगेगा। किचन में कोई बर्तन अरेंज कर रखा है, आप उसमें से कुछ ले नहीं सकते हो। ड्राइंग रूम में कुछ पिलोज अरेंज करके रखा है, आप उसमें से हटा नहीं सकते हो। तो उसमें भी जो है बिहेवियर आ रही है। या आपको इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्राउडेड इन्वायरमेंट है, या बाहर जा रहा है, वहां वर्बली लाउड हो जा रहा है, तो ये आपको देखना है किस सिचुएशंस पे हो रहा है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर यूज कर रहे हो या वर्ड यूज कर रहे हो, उस सिचुएशन में अगर बिहेवियर आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हैज स्टार्टेड टू यूज स्पोकन लैंग्वेज, अगर वो स्पोकन लैंग्वेज बोल पा रहा है या पिक्चर और वर्ड्स उसके यूज का नहीं है, या फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसको देखकर, जब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो डोर बैंग कर रहा है या चीजें तोड़ रहा है, तो कब बिहेवियर आ रहा है ये आपको देखने की जरूरत है। एंड अगर बिहेवियर आ रहा है उस वक्त आप क्या ट्राई कर चुके हो, जैसे हैंड हेल्ड मैनिपुलेटिव्स, कि आप उसको पकड़ के ले आके बिठा रहे हो या पकड़ के रख रहे हो, तो उसको होल्ड कर रहे हो आप। प्लान इग्नोरिंग, आप पहले ही प्लान कर रखे हो कि जब भी वो तमाम कोई बिहेवियर शो करेगा मैं इग्नोर करूंगा, या उस वक्त उसका फेवरेट ईटेबल थिंग्स आपने दे दिया, जेम्स दे दिया, कुकीज दे दिया, जो उसको बहुत पसंद है, कुछ भी आपने रखा हुआ घर में कि जब ये गुस्से में आता है, एग्रेशन दिखाता है, बिहेवियर शो करता है, तो मैं इसको कुछ दे देता हूँ। या वो वेटेड वेस्ट ब्लैंकेट दे दिया वजन वाले, या कुछ भी कर दिया आपने, या वेट कप्स बांध दिया उसको, या आप उसको झूले पे बिठा दिए, घर के अंदर बड़ा सा झूला है उस पर आपने बिठा दिया कि वो झूले में झूलता रहे। तो क्या आप ट्राई करते हो ये सारे एग्रेशंस के बाद? क्या आप पकड़ के बिठाते हो, या इग्नोर करते हो, या कुछ खाने की चीज दे देते हो, या उसके अंदर वेटेड वेस्ट देते हो, काम डाउन हो जाए, या स्विंग देते हो? तो क्या आप ट्राई किए हो? या स्कूल के बाद जो उसकी रूटीन है, आफ्टर स्कूल या इवनिंग रूटीन, उसमें कुछ कर रहे हो आप, या पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्लान डेवलप कर रहे हो, या डायरेक्ट स्टाफिंग 1-to-1 उसके साथ आदमी लगा रखे हो कि वो बिहेवियर कहीं से भी कर नहीं पाए, दिखा नहीं पाए? व्हाट वुड यू डू? क्या करोगे इस सिचुएशंस में? तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि कोर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है। सेंसरी है, बिहेवियर है, इज इट सेंसरी और बिहेवियर, एंड व्हाट इज काउजिंग द बिहेवियर। अब अगर लिकिंग को आप देखने चाहते हो, या एग्रेशन की बात करो, या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करो, या इनअप्रोप्रिएट टचिंग की बात करो, तो ये बिहेवियर हो क्यों रहा है, क्या इसको कॉज कर रहा है?
अनटिल अनलेस आपको ये नहीं पता चले कि क्या है रीजन जिसके कारण ये बिहेवियर हो रहा है, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे? आपके दिमाग में आ रही है कि सेंसरी है, बिहेवियर है, लेकिन आपके पास रीजन तो हो कि क्या इसके पीछे रीजन है, और उसके बाद आप इसको हैंडल कर सकते हो। जैसे लीकिंग है, वो लीक कर रहा है अपने, सेंसरी कंपोनेंट है इसका कोई, या समथिंग नॉन सेंसरी। सेम वे से एग्रेशन है, एग्रेशन के लिए सेंसरी कंपोनेंट है या नॉन सेंसरी कंपोनेंट है। सेम वे से टचिंग है, जिसका सेंसरी कंपोनेंट है, नॉन सेंसरी कंपोनेंट है। तो सब जगह लीकिंग का भी सेंसरी हो सकता है, नॉन सेंसरी हो सकता है, एग्रेशन का भी सेंसरी हो सकता है, नॉन सेंसरी हो सकता है, टचिंग का भी सेंसरी हो सकता है, नॉन सेंसरी हो सकता है, या ब्रेकिंग डोर्स है या स्लैमिंग डोर्स है, उसका भी सेंसरी और नॉन सेंसरी देना है। अब लीकिंग को देख लो। अब जैसे हम कहते हैं सेंसरी मॉड्यूलेशन, अब सेंसरी मॉड्यूलेशन आपको पता है कि वो बेसिकली या तो उसको कहीं कहीं सिक कर रहा है चीजों को, या हाइपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव है बच्चा। यूजुअली जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो इनपुट लेने के लिए लीक करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लीक कर रहे हैं और कितना इनपुट उन्होंने लिया। तो हाइपर सेंसिटिव जब होते हैं तो वो लीक करते हैं, या सीकर जिसको बहुत ज्यादा सेंसरी नीड है या किसी चीज की नीड है, वो लीक करते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम, उसको नहीं पता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा कि ये ईटेबल है, ये नॉन ईटेबल है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो ईटेबल है कि नॉन ईटेबल है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां से भी लीकिंग आ सकता है। तीसरा नॉन सेंसरी रीजन, नॉन सेंसरी रीजन हो सकता है कि वो आपको अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, या हो सकता है बॉडी में कोई मिनरल्स की कमी हो उसके लिए लीक कर रहा है वाल को। तो वी नीड टू चेक कि काउज क्या है, इसके रीजंस क्या है। आपको रीजन मिलते ही जवाब मिल जाएगा कि ये सेंसरी है या बिहेवियरल है। अब एग्रेशन की आप बात करो, सेंसरी मॉड्यूलेशन, वंस अगेन एग्रेशन क्यों आ रहा है? हो सकता है वो साउंड सेंसिटिव हो सकता है लाइट सेंसिटिव हो, उससे वो बचना चाह रहा हो, उसके लिए एग्रेशन थ्रो कर रहा है, भागना चाह रहा हो, इरिटेशन हो रही है उसको, या ओवर स्टिमुलेटरी इन्वायरमेंट होता है, जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होता है इन्वायरमेंट में। हम और आप भी कई बार डीजे पार्टी में जाते हैं, बहुत साउंड होता है, बहुत लाइट होता है, थोड़ा देर के लिए हमें भी दिक्कत होती है, बट वी आर एबल टू एडजस्ट आवरसेल्फ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉड्यूलेशन के कारण एग्रेशन आ रही है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा, जैसे किसी ने उसको टच किया या किसी ने कुछ बुलाया या आवाज लगाया या किसी ने प्यार से कुछ बोला, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा कि दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ड, या मेरे काम का है या मेरे अगेंस्ट है, या दिस इनपुट आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस इनपुट है, या रूम में फैन के साउंड आ रहे हैं वो मीनिंगफुल साउंड है या मीनिंगलेस साउंड है, तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा। नॉन सेंसरी में वंस अगेन कि वो गुस्सा इसलिए दिखा रहा है कि उसको अटेंशन मिले, उसको रिस्पॉन्स मिले, या हो सकता है उसको कुछ खाने के लिए जाए, कम्युनिकेशन नीड के लिए, ऑब्टेन समथिंग, कुछ पाना चाहता है, कुछ पाने के लिए वो क्या करेगा, कुछ खाना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो अब उसके लिए क्या करे, कुछ पाना है, एग्रेशन दिखा रहा है कि गुस्सा करूंगा मुझे खाने का सामान मिल जाएगा, गुस्सा करूंगा मुझे झूला मिल जाएगा। तो समथिंग टू ऑब्टेन या टू स्केप या अवॉइड करने के लिए भी वो नॉन सेंसरी रीजंस में एग्रेशन दिखा सकता है कि मुझे जो है बचना है, ये काम नहीं करना है या इससे भागना है, तो तब भी वो एग्रेशन दिखा सकता है। टचिंग, सेम थिंग, अगर सेंसरी सीकर है या अंडर सेंसिटिव है तो सेंसरी मॉड्यूलेशन के अंदर तो वो बार बार टच करेगा चीजों को। डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे इसको टच करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं गुड टच बैड टच, तो वो उसे पता ही नहीं होता है कि क्या टच करना है, किसको टच करना है, कितना टच करना है। हम लोग कई बार फीमेल चाइल्ड के साथ या किसी चाइल्ड के साथ ये इश्यूज आता है, उसकी मदर कहती है कि वो इधर उधर इनएप्रोप्रिएटली टच करता है, या बॉय चाइल्ड के साथ भी होता है। अब यूजुअली होता क्या है कि बाथरूम में मदर उसको नहलाती है, तैयार करती है, रेडी करती है, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि मुझे, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कई बार ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अनड्रेसिंग भी बच्चे को कर रहे हो, कपड़ा भी पहना रहे हो, तो हमेशा उसको प्राइवेट स्पेस में करो। तो पब्लिक एंड प्राइवेट का उसको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप कमरे मारे, उसके फादर ही तो है, उसका भाई ही तो है, उसके बीच में अगर कपड़े आप ड्रेस अप करेंगे या अनड्रेस करेंगे तो उसको ये समझ नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा कि उसको भी जब पानी से भीग गया कपड़े पट से उतार देगा, तो ये आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है कई लोगों के लिए। तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है। नॉन सेंसरी वंस अगेन कि वो डिस्कम्फर्ट, नॉन सेंसरी वहां पे क्या हो रहा है, कहीं न कहीं उसको डिस्कम्फर्ट हो रही है, कुछ बिहेवियरल कुछ कंसर्न आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है उसको, तो वो उसमें दिक्कत कर रहा है। जैसे उसको कुछ अवॉइड करना है, कुछ चीजें टच नहीं करनी है,
तो उसमें करेगा वो नॉन सेंसरी बिहेवियर्स। या कुछ कुछ चाहिए, कुछ मांग रहा है, जैसे मान लिए बच्चे में कम्युनिकेशन नहीं है, स्पीच का लेवल नहीं है और उसको खाना चाहिए, तो कैसे करेगा? आप हमसे कुछ मांगना चाहते हैं, आपकी बात आप बोल नहीं सकते, तो क्या करोगे? यू विल जस्ट टच हिम। आप मुझे टच करोगे, बोलोगे, टच करोगे तो मैं टर्न करूंगा क्या चाहिए, तो फिर आप अगला ऑब्जेक्ट। तो आप नॉन सेंसरी भी टचिंग हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है टू ऑब्टेन समथिंग और टू अवॉइड समथिंग, किसी से बचने के लिए। जो एक मॉडल है बेसिकली, जिगुराट मॉडल बोलते हैं बेसिकली, इसमें मॉडल में ये कहता है कि बेसिकली क्या है, नीचे से ऊपर का लैडर क्या है। तो सेंसरी और बायोलॉजिकल नीड्स है आपका, जिसको आप रीइंफोर्स करते हैं, और रीइंफोर्स करने के बाद स्ट्रक्चर डेवलप होता है, या विजुअल या टेक्टाइल सपोर्ट के थ्रू एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वो किसी के टास्क डिमांड्स को फुलफिल करता है, और दैट फाइनली स्किल्स टू चीज, जो स्किल्स को सीखना है उसमें हेल्प करता है। तो ये लैडर ऐसे चलता है। तो देखिए सेंसरी भी है और बायोलॉजिकल नीड्स भी है। अब सेकंड स्टेप पे आप रीइंफोर्स कर रहे हो, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि इसमें से कहाँ फिल कर रहा है। स्किल में डिफिकल्टी है, टास्क डिमांड में, टास्क कई बार क्या होता है उसको स्किल नहीं आ रहा, मान लिए उसको फाइन राइटिंग आता ही नहीं है, और आप कह रहे हो राइटिंग करो, वो क्या करेगा? टेंडर थ्रो करेगा, बिहेवियर दिखाएगा। टास्क डिमांड कि उसके पास अटेंशन जो है 5 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, और जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें 2 मिनट का अटेंशन एक्सपेक्टेड है, या उसकी सिटिंग टॉलरेंस 5 सेकंड की, 10 सेकंड की है, या 2 मिनट की है, और आप कोई वर्कशीट दे रहे हो जो कंप्लीट होगा उसके 5 मिनट्स में। तो टास्क डिमांड अगर मिसमैच होगा तो वहां बिहेवियर आएगा, या स्ट्रक्चर या विजुअल और टेक्टाइल सपोर्ट जो उसको मिल रहा है उसमें कोई चेंजेस या स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, वहां उसको दिक्कत होगी। रीइंफोर्समेंट, अब रीइंफोर्समेंट हर किसी के लिए हर रीइंफोर्समेंट काम आएगा ऐसा नहीं है, तो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी किसी के लिए नहीं होगा। या सेंसरी और बायोलॉजिकल नीड्स है, तो ये सारे रीजन्स पे कहीं कहीं बिहेवियर आपको दिखेगा। सेंसरी नीड पे भी दिखेगा, या बायोलॉजिकल नीड्स यानी कि भूख लग गई है, सुसु पोटी आ रही है, तो वहां भी आपको बिहेवियर दिखेगा। या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बच्चा क्या करेगा? कूदने लगेगा, दौड़ने लगेगा। हम नॉर्मल टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन में भी देखते हैं कि टॉयलेट आएगा तो पैर दोनों दबा के वो इधर उधर घूम रहा होगा। तो दीज आर द बायोलॉजिकल नीड्स, जिसके कारण भी आपको बिहेवियर दिखता है। तो ये रीजंस आपको देखने पड़ेंगे कि कहाँ रीजंस है, वेयर इज द कॉज, कहाँ है उसका, कॉजिंग इफेक्ट कहाँ है। जब तक आप कॉज को नहीं ढूंढोगे कि कॉज कहाँ है, तब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। और रीजन तो कॉज ही रीजन है बेसिकली, जिससे आपको पता चलेगा उसके पीछे का रीजन क्या है, कि सेंसरी है या बिहेवियर है। अब जैसे हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, तो एक वर्कशीट हम आपको जस्ट समझाना चाह रहे हैं कि आप उसको देखो। अब जैसे बिहेवियर है उसका, क्या वो किसी चीज से लिंक्ड है? ठीक है, अब कैसे लिंक्ड है? तो स्टेम फ्रॉम द सेम कॉज, मतलब बार बार कोई ऐसा रीजन है जिससे बार बार ये बन रहा है, या उसकी लिंक या तना उसका जुड़ा हुआ कहीं से, किसी रीजन से जुड़ा हुआ है। किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ किया, तो किसी रीजन से जुड़ा हुआ है। तो कहां से जुड़ा हुआ है, क्या रीजन है? तो क्या रीजन है, किससे जुड़ा हुआ है? या हर बार कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है कि मतलब जैसे ही मैं इसको क्लास के लिए ले जा रहा हूँ बिहेवियर होता है। एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि हमारे पास तो ट्वीन आते थे, तो एक बच्चा था नॉन वर्बल है ऑटिज्म में बेसिकली, दूसरा भाई था, तो मम्मी उसको छोड़ने आ रहे थे, दोनों बाबू माँ और बेटा, दूसरा बच्चा जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसको छोड़ देंगे थेरेपी पे, फिर हम लोग पिज्जा खाने चलेंगे और बर्गर खाएंगे, कुछ भी उन्होंने अपना प्लान किया। अब वो बोलता तो नहीं था, बट उसको सब समझ में आ रही थी। जैसे ही सेंटर पे उतारा, वो लोग चले गए उतार के उसको, वापस वो पिज्जा हट या जहां भी गए तो वहां तक गए होंगे, बच्चा जो है सो रहा था, ऐसे सोने लगा। तो थेरेपिस्ट का फोन आया कि मैम ये तो सो रहा है, ये तो बहुत नींद आ रही है इसको, उल्लू लगा इससे, तो घर से सो गया था, क्या दिक्कत हो गया? वो वापस आ गए, बोले ठीक है, जब सो रहा क्लास कर नहीं रहा तो चलो, उसको गाड़ी में बिठाया। जैसे ही वो जाने लगे, तो डोमिनोज को जब क्रॉस कर रहे थे, पिज्जा डोमिनोज जहां भी जाना था, वो क्रॉस करने लगे, वो चिल्लाने लगा कार में। तो उसके दिमाग में था कि भाई ये लोग पार्टी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की जरूरत है, कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न तो नहीं है कि हाँ पिज्जा हट आ गया या ये टर्न आ गया। जब हम मुड़ते हैं क्लिनिक की तरफ, तब ये चिल्लाने लगता है या रोने लगता है, या जब हम क्लासेस में ले जाते हैं, ठीक टीचर के सामने बैठेगा और बच्चा सोने लगेगा, नींद आने लगेगी, और जैसे ही आप छोड़ दो सारी नींद भाग जाएगी। तो ये सब कहीं कहीं एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। तो वो आपको देखने की जरूरत है कि कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न है क्या, कहीं से कुछ लिंक्ड है क्या, या कोई कॉज ऐसा है जिसका स्टेम, मान लिया उसका सेंसरी सिटिंग बिहेवियर है या सेंसरी नीड के लिए वो कुछ कर रहा है।
अब वो बार बार ना अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कभी कूद रहा है, कभी दौड़ रहा है, तो वो आपको देखने की जरूरत। आपको जैसे ही आप बिहेवियर को देखोगे कि वो लिंक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, आप आगे देखिए कि क्या प्रायोरिटी ऑफ चेंज, कि आपको ये देखने की जरूरत है कि हार्म, उसकी जो बिहेवियर आ रही है उससे कोई हार्मफुल या सेल्फ या अदर्स को तो नहीं कर रहा, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, डिसरप्टिव तो नहीं है, इंटरफेयर इन लर्निंग कर रहा है, या नॉट एक्सेप्टेबल सोशली, कपड़े उतार दिया पब्लिक प्लेस में। तो ये आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद देखना है क्या एंटीसीडेंट, हमेशा ध्यान रखना है कि एंटीसीडेंट क्या है। साइज ऑफ रूम के कारण कोई दिक्कत आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर में चेंज किया उसके कारण दिक्कत आ रहा है, या 2 बड़े लोग थे उस रूम में, एक बच्चा था, 4 बड़े लोग आ गए, एक बच्चा है, उसका कोई रीजन है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, नॉइज, क्लटर या कुछ हो रहा है, या टाइम ऑफ डे कि सुबह के बजाय दोपहर उसको क्लासेस के लिए ले आए या शाम ले आए, या मॉर्निंग इवनिंग में कोई ट्रांजेक्शन है, या कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटी में, सर्टेन पार्टिकुलर एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये देखना है आपको। सबसे पहले बिहेवियर लिंक किससे है, उसके बाद देखना एंटीसीडेंट, उसके बाद कोई रिसेंट स्पेशल इवेंट हो चुका है क्या, वो बीमार पड़ चुका है क्या, रात भर सोया नहीं है क्या, घर में कोई डिस्प्यूट है क्या, कोई और रीजन है क्या, नन है। एंड वार्निंग साइंस, जैसे कि रेस्टलेस दिख रहा है क्या, जब आपको आप सेशन ले रहे थे उससे पहले वो रेस्टलेस था क्या, आई एवर्सन दिख रहा था कि आंखें आपसे नहीं चुरा रहा है, इधर उधर कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा है क्या, गुम दिख रहा है क्या, पॉज दिख रहा है क्या, वॉइस रेज कर रहा है क्या, सेल्फ स्टिमुलेशन और रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर कुछ कर रहा है क्या। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि जब आप एनालाइज कर रहे हो बिहेवियर, उसी के हिसाब से आपका एक्शन प्लान बन सकता है। तो आपको सबसे पहले एनालाइजिंग बिहेवियर में क्या दिख रहा है, डिफाइन चैलेंजिंग बिहेवियर, कि कौन सा बिहेवियर है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। फर्स्ट क्लियरली डिफाइन द बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन इट अकर्स, कि मतलब बिहेवियर हो क्या रहा है और कब हो रहा है। एंटीसीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीसीडेंट है, सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट वाला तो बिहेवियर लिंक, सेकंड जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट जानना बहुत जरूरी है। वो आपको जवाब दे देगा कि वो बिहेवियर है या सेंसरी है। मैं एक जस्ट केस वन का एग्जांपल दे रहा था आपको कि एग्रेसिवनेस नीड्स टू बी स्पेसिफिकली डिफाइंड, जैसे वो गुस्सा हो रहा है तो कब हो रहा है, किस सिचुएशन पे हो रहा है, थोड़ा उसको डिफाइन करो आप। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। टेबल से चीजें फेंक रहा है या अपने आप को चेयर से थ्रो कर रहा है, अब ये बिहेवियर जो है कहीं से लिंक्ड है क्या, ये बिहेवियर प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है क्या। जब आप प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको सिंपली, कि किसी एक बच्चे के साथ मैं डील करता था, आप जैसे ही कॉपी खोलोगे उसको पढ़ाने के लिए, वो स्पिट स्टार्ट कर देगा, थूकना स्टार्ट कर देगा, और AK-47 करके थूकता था। आप कॉपी किताब बंद कर दो, वाओ यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, आई मिस यू, सारी बातें करेगा, हम आज पार्टी करेंगे, ये ऑर्डर करेंगे, ये प्लान करेंगे, सब अच्छे से बात करेंगे। बट जैसे ही आपने कॉपी खोला, वो स्पिट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही देखना कि कोई प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस है क्या। उसके लिए यूके से कोई एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने असेस किया एंड दे सेड कि बच्चे का एंजाइटी बढ़ जाता है, जबकि मेरा परसेप्शन ये था कि स्केप बढ़ जाता है। और वही वो अल्टीमेटली कि एक्टिविटी करो, तुम जितना स्पेक्ट करना, जितना गंदा करना है। 2 दिन 3 दिन एक्टिविटी जब उसने किया, उसको समझ में आ गया कि मैं बच नहीं पा रहा हूँ, ये सारा पॉलिसी अब मेरा काम नहीं आ रहा है। तो उस तरह से आपको देखना है कि प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है कोई क्या उसमें, या हर दिन कोई सेम सिचुएशन या सेम इवेंट में होता है क्या एग्रेशन। उसी तरह से केस 2 एग्जांपल में बता रहा हूं कि कोई सिलीनेस या गिगलिंग या थ्रोइंग हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, जैसे लेट गया कहीं नीचे, लाफिंग। तो इन एग्जैक्टली द सेम सिचुएशंस एज द फ्लीइंग और रनिंग अवे बिहेवियर्स, मतलब कहीं से काम से भागना है या बचना है। जैसे आप जैसे ही कोई कॉपी खोलोगे पढ़ाने के लिए, वो हंसने लगेगा, गिगल करने लगेगा, तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, तो वो जानबूझ के थ्रोइंग हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, कुर्सी से नीचे लेट जाएगा, हंसने लगेगा अननेसेसरली। तो लोग कहते हैं कि क्या हो जाता है सर उस वक्त में, बट दिस इज कहीं कहीं फ्लीइंग और रनिंग अवे बिहेवियर्स है बेसिकली। तो आपको ये देखना है कि वो लिंक है क्या बिहेवियर कहीं से। वार्निंग साइंस आप क्या देखोगे, तो बिहेवियर आने से पहले क्या आता है, रेस्टलेसनेस है, आई एवर्सन है, विजुअल डिस्ट्रक्टिविटी है, पॉज इन एक्शन आ जाएगा, इंक्रीज्ड वॉइस वॉल्यूम हो जाएगा, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होगा, इंक्रीज्ड हैंड फ्लैपिंग होगा और हैंड पोस्चरिंग, मूवमेंट्स होगा टुवर्ड्स अवे और जो भी एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट,
तो ये सारा आपको वार्निंग साइंस पहले दिख जाएगा। दूसरा, व्हाट प्रमोटेड द बिहेवियर, we gain insight by knowing what event or activity or situation occurred immediately, मतलब जस्ट उसके पहले क्या हुआ है, बिफोर द चैलेंजिंग बिहेवियर, कुछ आपको दिख रहा है। तो बार बार आपको कह रहा हूं, आप इससे आपको समझना चाहिए कि बिहेवियर अगर कहीं है तो एंटीसीडेंट जरूर होगा। मैं बार बार बात आपको दोहरा रहा हूं, हर बार ये फोकस कर रहा हूं कि वी गेन इनसाइट बाय नोइंग व्हाट इवेंट और एक्टिविटी और सिचुएशंस अकर्ड इमीडिएटली बिफोर द चैलेंजिंग बिहेवियर। मींस कि कोई भी चैलेंजिंग बिहेवियर के जस्ट पहले क्या हुआ है, दैट इज एंटीसीडेंट। तो जब तक कोई एंटीसीडेंट नहीं होगा, बिहेवियर नहीं होगा। और कॉन्सिक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल बिफोर, जैसे केस 1 में है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाज प्रेजेंटेड विद अ फाइन मोटर टास्क। जैसे आपको अभी केस 1 में अभी बता रहे थे आपको, ये जैसे ही चेयर पे अपने आप को थ्रो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब वो किसी सिचुएशन में बार बार राइटिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वहां थ्रो कर रहा है। केस 2 में भी वैसे ही आपका स्केप है, दैट इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव अटेंशन एंड टास्क अवॉइडेंस रीइंफोर्स्ड हिज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, जो भी रीइंफोर्स हो रहा है वहां पे बेसिकली। तो वो विलन जब भी वो कर रहा है बेसिकली, सॉरी फॉर एग्जांपल, तो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाज प्रेजेंटेड विद अ फाइन मोटर टास्क। जब भी आप उसको कोई काम दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ रहा है, राइटिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे ही कॉपी खोलो स्पिटिंग स्टार्ट कर देता, तो दैट इज कहीं न कहीं वो टास्क है जिसके कारण वो कर रहा है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो हम उस टास्क को बंद कर दे रहे हैं। जैसे ही आप एक्टिविटी बंद किए तो आप क्या किए, रीइंफोर्स किए। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस और स्ट्रांग होता चला जाएगा कि अगर मेरे लिए इन्होंने कॉपी खोला और मैंने स्पिट किया तो ये चीजें बंद हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हम उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। प्राइमरी कॉज क्या है यहाँ पे, तो दो ही चीजें हैं जो आपको फर्स्ट स्लाइड पे ही मैंने बताया, आइदर टू ऑब्टेन समथिंग और टू अवॉइड समथिंग, कि कोई भी ओवर बिहेवियर जो उसका हो रहा है, और टू ऑब्टेन समथिंग और टू अवॉइड समथिंग, या तो कुछ पाने के लिए या किसी चीज से बचने के लिए। अब जो हम एनालाइज की बात कर रहे थे अभी, जो फर्स्ट आपको दिखाया था कि एनालाइजिंग द बिहेवियर, अब सेकंड और डिटेल में क्या एनालाइज करेंगे, तो प्राइमरी कॉज क्या है, टू ऑब्टेन समथिंग, अटेंशन, ऑब्जेक्ट, नीड, अगर कोई नीड है, वांट, एक्टिविटी या सेंसरी। अब ये आपको देखने की जरूरत है कि क्या कॉज है, ऑब्टेन करना चाह, क्या पाना चाह रहा है। दूसरा है कि अवॉइड, किससे बचना चाह रहा है, अटेंशन से, पॉजिटिव अटेंशन, नेगेटिव अटेंशन से बचना चाह रहा है। जैसे आप नेगेटिव अटेंशन दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उससे बचना चाह रहा है, आप उस पर, या आदमी लोगों से बचना चाह रहा है, या सिचुएशन से बचना चाह रहा है, या ट्रांजिशन जो चेंजेज होते हैं, या कोई टास्क, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी से बचना चाह रहा है। प्राइमरी कॉज, अगर आप अवॉइडिंग सेंसरी की बात करो तो इंटरनल स्टेट। अब यहां सेंसरी में होगा, अगर अवॉइडिंग होगा तो क्या होगा कि वो किसी न किसी सेंसरी इनपुट को अवॉइड कर रहा होगा, वेस्टिबुलर को, ऑडिटरी को, विजुअल को, स्मेल को, टैक्टाइल को। वो साफ दिखेगा आपको कि झूले पे नहीं जाना चाहता, वेस्टिबुलर चीजें नहीं करना चाहता है, या ऑडिटरी नहीं करना चाहता है, कुछ आवाज से उसको दिक्कत आ रही है, या विजुअल नहीं करना चाह रहा, या स्मेल से दिक्कत, या टच नहीं चाह रहा। वो बहुत सारे बच्चे हग नहीं पसंद करते हैं, आप उसको हग कर लोगे रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। या उसका इंटरनल, या हंगर है, या इलनेस है, कुछ अंदर से दर्द है, या कोई पेन और डिस्कम्फर्ट, या बच्चा बहुत थका हुआ है, या बहुत गर्मी में है, या स्वेटी है। हम लोग भी बहुत गर्मी में होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ये जो है, ये सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर। अगर सेंसरी इश्यूज होगा तो यहाँ पे अवॉइड कर रहा होगा। लेकिन अगर वो ऑब्टेन में जा रहा है तो सेंसरी सीकिंग, वो कुछ सीख करने के लिए जा रहा है, तो बार बार झूले पे जा रहा है, बार बार कहीं जा रहा है। लास्ट में आप सोशल एंड कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में अगर आप बिहेवियर को देखते हो तो क्या वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेबल है नहीं है जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है। बेसिकली सोशल या कम्युनिकेशन में ये होता है कि बच्चा अपने आप कुछ चीजें कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब जैसे बच्चा बहुत एक्साइटेड है तो फ्लैपिंग करने लगता है। हम और आप कोई म्यूजिक पसंद करते हैं, कोई गाना पसंद करते हैं, तो हम और आप भी अपने पैर हिलाने लगते हैं। कार चला रहे होते हैं फिर भी पैर, या हमारा हाथ ऐसे से बैंग करने लगता है, या वी डू सम मूवमेंट्स, या हम मिलने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो वो एक्सेप्टेबल मैनर है। अब वो अपने एक्साइटमेंट को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो फ्लैपिंग में एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि वो हैंड फ्लैपिंग ड्यू टू सेंसरी नीड है या वो एक्सप्रेशन है उसका, सोशल एंड कम्युनिकेशन है। अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है तो हमें कम्युनिकेशन पे काम करना है
और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिकेशन सोशली एक्सेप्टेबल है नहीं, एक्साइटमेंट में क्या दिखाएगा वो, तो क्लैप करेगा, वो हम एक्सेप्टेबल मानते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेबल, यस और नो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा एक्शन प्लान बनेगा। अब यहां पे फाइनली हम क्या करेंगे, डिफाइन द बिहेवियर, हम बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस टू बिहेवियर, व्हाट प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर, कि क्या ऐसा जिससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर कब होगा कैसे होगा। व्हाट प्रमोट्स द बिहेवियर, ऐसा क्या है जो बिहेवियर को बढ़ाता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द बिहेवियर, बिहेवियर के बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। व्हाट इज प्राइमरी कॉज, व्हाट इज रीइंफोर्सर, व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। सेकेंडरी रीइंफोर्सर जैसे कि आपने बोला बच्चे को ठीक है कॉपी बंद कर लो, तो वो चुप हो ही रहा था, तो दादा दादी आ गए और उन्होंने आगे कहा कि अरे क्यों डांट रहे हो, उसको छोड़ दो, बाहर जाने दो, खेलने दो, तो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो गया उसके लिए। अब उसके हिसाब से एक्शन प्लान होगा आपका कि कब आपको इंटरवेन करना है, क्या एनवायरनमेंट चेंज करना है, क्या देखना है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सिचुएशन 1, मास्टर आप यहाँ पे देखो, अराइव्स एट स्कूल एंड ही हैज अ रिलीफ टीचर, मींस जो टीचर किसी टीचर के बदले आया हुआ है, सब्स्टिट्यूट टीचर आप कह सकते हो, ठीक है। फॉर द डे एंड हिज डेस्क हैज बीन मूव्ड, जो उसका बैठने का जगह था उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल आया, आते ही पहला झटका क्या मिला उसको, टीचर चेंज हो गया, नया टीचर उसके सामने। दूसरा झटका क्या मिला, डेस्क हैज बीन रिमूव्ड, उसका सिटिंग चेंज किया जा चुका है। तीसरा, these unscheduled changes are likely to cause a behavior meltdown। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या चेंज हुआ उसके लिए, टीचर भी बदल गया, सिटिंग डेस्क भी बदल गया, उसके कारण उसका बिहेवियर या कोई भी मेल्ट डाउन या रोने लगा, चिल्लाने लगा या कमरे से भाग गया क्लासरूम से। तो यहां पे क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी एंजाइटी बढ़ गई। और सॉल्यूशन क्या हो सकता था कि शोइंग अ विजुअल क्यू दैट ये टीचर गया है, ये आएगा, पहले से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि बच्चे को आप कहीं नए एनवायरनमेंट ले रहे हो, नए सिचुएशन पे ले जा रहे हो, तो उसको प्रिपेयर करो, उसको बताओ, ठीक है। तो सिचुएशन 1 में आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 चीजें चेंज हुई है, तब बच्चे में बिहेवियरल मेल्टडाउन आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन 2, यहां पे क्या है, घर से बच्चा जो है खुशी खुशी निकल रहा है, वॉक्स इनटू स्कूल एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग रिकॉर्डर इन द क्लासरूम, बच्चे खेल रहे हैं प्लेइंग रिकॉर्डर से। अब वो जैसे ही क्लास में जाता है, he covers his ears, screams and run away। अब यहां पे क्या है, वहां पे टीचर चेंज हो गया, उसका डेस्क चेंज हो गया, देयर इज ए एंटीसीडेंट। यहां पे क्या है, घर से खुशी खुशी गया, क्लासरूम वही है, बच्चे वही हैं, बस इतना ही था कि वो लोग गाने बजा रहे थे और वो साउंड के कारण वो काम बंद कर रहा है, ईयर्स स्क्रीम्स एंड रन अवे। अब दोनों में आप सोच के देखो कि उस सिचुएशन पे क्या एंटीसीडेंट है, तो दैट इज सिचुएशन 1 इज प्योरली अ बिहेवियर। आप सिचुएशन 1 को देखोगे, ये बिहेवियर है, कहीं ना कहीं टीचर बदल गया, आप स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, वो उसको इरिटेट कर रहा है, एंटीसीडेंट है। यहां पे एंटीसीडेंट नहीं है तरीके से, सारे बच्चे क्लास ही था, म्यूजिक क्लास थी, प्लेइंग रिकॉर्डर बजा रहे थे, गाने बजा रहे थे, बट वो साउंड सेंसिटिव था जिसके कारण वो अपने कान बंद कर लेता है, स्क्रीम्स करने लगता है, रन अवे भाग जाता है। तो ये सेंसरी मेल्टडाउन है। तो जहां भी आपको एंटीसीडेंट दिखेगा, वहां पे आप ये मान के चलो कि वो बिहेवियरल है, चाहे वो ऑब्टेन करने के लिए कुछ कर रहा हो, चाहे वो अवॉइड करने के लिए कर रहा हो। सेंसरी में भी ऑब्टेन करने के लिए कर सकता है और अवॉइड करने के लिए कर सकता है, लेकिन जहां पे आपको एंटीसीडेंट नहीं दिखेगा, वो जो सिचुएशन है वो सेंसरी मेल्टडाउन है। अब केस 1 जो अभी आपको ऊपर दिखा रहा था मैं, जहां फाइन मोटर स्किल्स की इश्यूज थी जिसके कारण वो बिहेवियर थ्रो कर रहा था, तो अब क्या हमारा रेमेडिएशन क्या हो सकता है। वहां पे इसमें देखो, जो मैं पीछे आपको केस स्टडी दिखा रहा था, यहाँ पे एक केस 1 की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन मोटर में दिक्कत थी, तो यहाँ पे जो रेमेडीज होगा, जो इंटरवेंशन होगा, वो सेंसरी मोटर स्किल्स जो है इंप्रूव करेंगे, या मॉडिफाई टास्क फॉर बोथ सक्सेस एंड सेंसरी फीडबैक, कि उस टास्क को ऐसे मॉडिफाई करें जिससे उसको सक्सेस मिले, यानी कि आप सिंप्लीफाई कर दो टास्क कि उसको सक्सेस मिले, सेंसरी फीडबैक मिले, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिले, या एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, आप उसको कम्युनिकेट करो, बिल्ड करो, या एक्सटिंग्विश द डिस्ट्रक्टिव। तो इससे क्या होगा, उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है घटता जाएगा, एक्सटिंग्विश होगा। केस 2 जो आपको मैं बता रहा था, जहां पे आपको दिक्कतें आ रही थी, यहां पे क्या हो रहा है कि मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम आ रही है।
तो यहाँ पे मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हो, जिससे कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे उसका एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो, ग्रेड करके टास्क की लर्निंग इंप्रूव करा सकते हो, मोटर कंट्रोल इंप्रूव करा सकते हो। तो जिससे क्या है, उसका जो फ्लेइंग और सिली बिहेवियर्स है, लेट जाना, भाग जाना, दौड़ना, वो घट सकता है चीजें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सरल और अच्छे भाषा में आपने आज सर सेंसरी इश्यूज और बिहेवियर इश्यूज के बारे में बताया, और मैं आशा करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स को आज ये वेबिनार अच्छा लगा होगा और उससे उनको सीखने का मौका मिला होगा। सर क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं सर क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करता हूँ। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने यहाँ क्वेश्चंस डाले हैं, तो सर आप शायद बिजी हैं, तो मैं एक पार्टिसिपेंट्स ने सर पूछा, एक 4 साल का ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उनका पुअर अटेंशन प्रॉब्लम है, तो वो जानना चाहते हैं कि उनके अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है सर। यही गलती हम बार बार कर रहे हैं कि पुअर अटेंशन स्पैन क्यों है, क्या उसमें सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है। अगर सिटिंग है, अगर सिटिंग टॉलरेंस उसकी अच्छी है, तो तब हमें देखना क्या, अटेंशन। अब अटेंशन में भी डिपेंड करता है अटेंशन टू द टास्क, कि आप उसके सामने टास्क क्या दे रहे हो। आप एक बात बताओ, हम लोग कई बार ये कॉमन सा बात करते हैं, बच्चे में अटेंशन नहीं है, बच्चे को वीडियो गेम दे दो, यूट्यूब खोल के दे दो, 2 घंटा बैठा रहेगा। तो थिंक कि आप किस टास्क में आपको अटेंशन नहीं दिख रहा बच्चा अटेंटिव, उस टास्क को पहले आप एनालाइज करो, कि उस टास्क को सिंप्लीफाई करो और बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस के हिसाब से प्रोवाइड करो एक्टिविटी। अगर उसके सिटिंग टॉलरेंस के हिसाब से अगर आप एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो क्या होगा, उठ के भाग जाएगा। तो दोनों चीज आपको मैच करना है कि उसकी सिटिंग टॉलरेंस कितना देर का है। अब सिटिंग टॉलरेंस में अगर बच्चा सेंसरी सीकर है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो पहले उसको सेंसरी इनपुट देंगे, डाइट देंगे, जिससे वो सेटल डाउन होगा। फिर आप फोकस कराएंगे तो आपको फोकस मिलेगा, और फोकस में आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है उसको जो टास्क दे रहे हैं वो टास्क कितना टफ है, कितना ईजी है। अगर बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा तो भी उसके लिए डिफिकल्ट होगा। वही बच्चा वीडियो गेम में 1 घंटा बैठ सकता है, बट राइटिंग टास्क में नहीं बैठना चाहता है, उसको राइटिंग नहीं आता है, स्किल डेफिसिट है। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी उनके नियर अबाउट कंसर्न प्रोफेशनल है उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो उनको गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे हैं, तो मैं अगर चाहते हैं तो हमारे रिसोर्स पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आगे ले चलता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है, मुझे मेल कर देना सारे क्वेश्चंस, आई कैन रिप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। सीलू जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने लिखा है क्वेश्चन, सर मेरा बेटा 6 साल का है, उसे पेन यूज करने कॉपी बहुत ज्यादा करता है, यूज नॉइज, पेन यूज करते समय सर उसको प्रॉब्लम होती है राइटिंग स्किल्स में। एक 6 साल का लड़का है, आप क्या आप आ सकते हैं अपना स्पीकर ऑन करके? आपने डायग्नोसिस नहीं लिखा है, इसलिए क्वेश्चन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सीलू जी। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए मैम। जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा बच्चा है, 6 साल का है, आर्टिज्म है उसे सर। तो सर वो हर चीज़ों को स्मेल करता है, तो सर क्रीम वगैरह ये सब पहले करता था, फिर हम सीआरसी से थोड़ा मदद लेकर के इग्नोर करते हैं, वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं सर। तो क्या करता है, जब मैं उसे पढ़ाने बैठती हूँ तो पेंसिल नहीं यूज करता है, वो पेन लेता है, फिर उसको कॉपी पर खूब रगड़ता है, फिर सर नोज से लेता है। इसलिए सर घर में कोई पेन नहीं बचती है, बचाना पड़ता है सर, मानता नहीं है सर, रिपीट किया करता है सर ये आदत। एक्चुअली वो राइटिंग करना नहीं चाह रहा ना, तभी तो पेपर क्लियर कर रहा मैं। सर राइटिंग सर हमें तो लगता है सर स्मेल, पेन में थोड़ा सा खुशबू होती है ना। हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है मैम। देखिए, अब आपको पता चल रहा है कि रीजन पता चल रहा है कि स्मेल का, तो कई बार हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ऑल्फैक्टरी किट बना लीजिए, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंट की चीजें, आप अमित सर से मिलेंगे सीआरसी में, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को मिला के किट बना लेते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का सेंसरी किट बेसिकली। तो अमित सर से आप बैठिएगा तो आपको गाइड कर देंगे। तो वो जब आप बना लेंगे, बिफोर एक्टिविटी, अगर आप जैसे कि आपको भूख लगी, नहीं हो रहा है, आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, और मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं आप पहले पढ़ाई करो, अब पेट में चूहे कूद रहे, आप पढ़ाई कैसे करोगे? तो उसी तरह से उसका स्मेल का नीड है, तो बेटर है कि हम पहले उसको डाइट दे दें और फिर काम करें।
क्योंकि अगर आप डाइट नहीं देंगे और काम कराएंगे, आपका पेट में भूख लगा हुआ और आपको मैं काम कराऊं तो आप इरिटेट होंगे ही। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। तो इसीलिए उसका एक सेंसरी किट बना सकते हैं आप, और उसके ऊपर उनको आप पहले ही ऑल्फैक्टरी किट रख दीजिए कि हाँ, गो एंड हैव अ स्मेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देन कम बैक एंड वी कैन डू सम स्टडी और वी कैन डू सम राइटिंग वर्क। तो फिर पेन में वो स्मेल नहीं ढूंढेगा। आप जितना उससे दूर करेंगे ना, जितना मतलब विड्रॉ करेंगे चीजें कि नहीं नहीं स्मेल नहीं देंगे या उसके आसपास ऐसा कोई चीज नहीं देंगे, उतना ही और क्रैबिंग बढ़ जाएगा। जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, आप कहीं दीवार घेर लो और एक बोर्ड लगा दो खड्डे के बाहर कि कृपया इधर ना देखें, जितना बगल से जाने वाला आदमी है सब वहां झांकेगा जाके। तो सेम वैसे जिस चीज के लिए आपको मना किया जाएगा वो बार बार करने का मन करेगा। तो उसको स्मेल से आप दूर ना करें, उसको पहले दे दें, प्रोवाइड कर लें और फिर काम कराएं, तो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा अच्छा अटेंशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं खत्म करते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी पार्टिसिपेंट के साथ, हाँ बताइए। Sir, I want to ask a question. Sir, my 16-year-old daughter always kept the pen cape or a pebble or a button in her fist. And even in nights, she kept. And कभी रात में अगर वो हाथ से गिर भी जाता है तो she just wake up. And फिर उसको वो चाहिए ही होता है, जब तक नहीं मिले she just start crying. और फुल डे उसकी हाथ में वो फीस्ट में रहता ही है, कुछ भी हो। मतलब शी कांट रेसिस्ट, मतलब उसके बिना वो नहीं रह पाती है। सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मैं आपको थोड़ा सा पीछे हटके एक छोटा सा एग्जांपल, अमित सर 2 मिनट का टाइम देना मुझे। यस सर, यस सर, यस सर, श्योर। आप अगर अपने हस्बैंड का कोई ऑफिस का पार्टी हो और उसमें आपको हस्बैंड बोले कि आप भी चलो हमारे साथ, आप उसी पार्टी में जाएंगे तो आप किसी को नहीं जानते हैं, बट कोई शर्मा जी वर्मा जी आपके घर आए थे, उनके वाइफ को आप पहचानते हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पार्टी में जाओगे और सबसे पहले कहाँ जाओगे? उन्हीं के पास जाओगे आप, ठीक है? और उन्हीं के साथ पूरा पार्टी में आप घूमते रहोगे। द रीजन इज दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हर कोई चाहता है कि नॉन जगह पे जाए। मैं अभी सीआरसी लखनऊ जाऊंगा तो पहले अमित सर के पास बैठूंगा क्योंकि अमित सर को जानता हूं, बाद में विकास सर और लोगों के पास जाऊंगा। तो वो क्या होता है कि आप जिसको जानते हैं तो उसी तरह से वो कहीं न कहीं उस टच को जानती है, उस ऑब्जेक्ट को फील कर पाती है, तो वो अपने आप को सिक्योर फील कर रही है उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी है। तो थोड़ा और काम होगा उस पे, इमोशंस पे, उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे, तो ये चीजें घट जाएगी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी का पार्ट है, ये सिक्योर करती है अपने। बहुत बच्चे जो हैं रात में सोते वक्त फिंगर माउथ में डाल के सोते हैं, वो क्या उससे कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि जब तक वो डालेगा नहीं उसको नींद नहीं आएगा जी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। उसका इमोशनल मैच्योरिटी जब आएगा ये चला जाएगा। मैं फियर और इमोशनल मैच्योरिटी पे काम करनी है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, मैं सर तक पहुंचा दूंगा, या मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अपना नंबर या चैट मेल आईडी डाला है सर, मेल आईडी डाल दीजिए सर, ताकि वो अपना क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन इसके बाद भी बचता है तो आप कृपया अपने सर के मेल आईडी पे क्वेश्चन सेंड कर दें, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो Sir, please can I get your number और मेल आईडी? मैं नंबर यहाँ सीआरसी का दे रहा हूँ, अगर आप सीआरसी का नंबर 7839456 ये मैं सीआरसी का नंबर मैंने यहाँ डाला है, सीआरसी लखनऊ से डाला हुआ है। अगर आपको व्यावसायिक चिकित्सा संबंधी, फिजियोथेरेपी संबंधी, स्पेशल एजुकेशन संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है, स्पीच थेरेपी संबंधी, तो आप इस नंबर पे भी फोन करके अपने क्वेश्चन या क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ एक और नंबर शेयर करने जा रहा हूँ। एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक 24/7 मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है, जिसका नंबर है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब पार्टिसिपेंट्स की
1800-599-0019। ये एक मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से हम लोगों का ऑब्सेसिव कंपल्सिव, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी रिलेटेड समस्याओं को इसमें हम सुनते हैं और उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट के द्वारा, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के द्वारा उनका हम मैनेजमेंट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी पार्टिसिपेंट्स ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जिनको है वो इस नंबर का फायदा उठा सकें और उनको ये नंबर सोसाइटीज में पहुंचाने का आप लोग हेल्प कर सकते हैं। तो यही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के साथ ये प्रोग्राम लास्ट करता हूं। धन्यवाद ज्ञापन में मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली निर्देशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से हम ये कार्यक्रम करने में सफल हो पाए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं सीआरसी लखनऊ की निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से इस तरह के हम वेबिनार लगातार कर रहे हैं। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आज के रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संतोष कुमार सर का, जिन्होंने आज हमें सेंसरी इश्यूज और बिहेवियर इश्यूज के बारे में डिटेल जानकारी दी, सरल और सहज भाषा में, जो एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इन चीजों को समझना कि बिहेवियर इश्यूज क्या है, सेंसरी इश्यूज क्या है। सर हमारे सीनियर भी हैं, हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं। सर को हमने फोन किया और उन्होंने एक बार में ये एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी की पूरी टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर का एक्सपर्टाइज इस फील्ड में 15 साल से भी ज्यादा है, उसको आज हमने सुना और समझा, इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सीआरसी आपको धन्यवाद करता है, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद ज्ञापन के अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीआरसी के सारे टीम मेंबर्स का, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में सहयोग करते रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे सीआरसी टीम के आईटी टेक्नीशियन श्री सुमित जी का, जिनके लगातार प्रयासों से हम पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट और ये प्रोग्राम करने में सफल हो पाए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स, पेरेंट्स, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, जिनके माध्यम से, जिनके उपस्थिति से ये कार्यक्रम हम करने में सफल हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं सीआरसी परिवार की तरफ से आप सबों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन प्रेजेंटेशन एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू, बाय बाय। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप दिए गए लिंक को पूरा फिल करेंगे, कंप्लीट फिल करने के बाद सबमिट करें, ताकि आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाए। ईमेल फिल करने के बाद, लिंक फिल करने के बाद आप इस प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। धन्यवाद।